चलिए शुरू करते हैं जी फिर। हाँ जी, वेलकम टू अनिल नरूलाज IAS स्टडी सेंटर चंडीगढ़ जी। हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैड कवर्ड द ऋग वैदिक पीरियड टिल द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी कैसी थी ऋग वैदिक पीरियड में, वो हमने पार्ट किया था। अब उसके बाद में जो हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक लाइफ। उस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, काम धंधे, बिजनेसेस, ठीक है, क्या चीज़ बनती थी, राइट, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इकॉनमी के अंदर, कोई उस टाइम करेंसी थी या नहीं थी। दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। अब एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसमें सिटीज़ और टाउन्स की का बहुत डोमिनेंस था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड बहुत डोमिनेंट था, एग्रीकल्चर था, वो सरप्लस में था, इसलिए ट्रेड भी था। बट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें ट्रेड जो है वो कम डोमिनेट कर रहा है। ये बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरल इकॉनमी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी सिटीज़ वाला कंसेप्ट नहीं था। कोई सिटीज़ थे, टाउन थे, लेकिन वो नंबर में काफ़ी कम थे, राइट। जिस तरह से हड़प्पा में थे वैसे सिटीज़ टाउन इस टाइम पे नहीं थे। तो यहाँ पे अगर किले भी थे इनके, मान लो फोर्ट भी थे, तो फोर्ट कोई पक्की ईंटों के बने हुए नहीं थे। ये वो सब किसके बने हुए थे, मिट्टी के, मड के, ठीक है, घास फूस के, जो बारिश में जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। उसमें उनको मेंटेन करना मुश्किल काम भी था, ठीक है। तो ये पक्के घर नहीं थे, क्योंकि मेनली पेस्टोरल इकॉनमी भी थी, लोग यहाँ से वहाँ घूमते हुए रहते थे, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस एज के कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के प्रूफ नहीं मिले हैं जैसे हमें हड़प्पा के टाइम के मिले हैं। देयर वाज नो सिटीज़ लाइक हड़प्पन्स। अब इनके सोसाइटी जैसे बताया भी मैंने आपको, एग्रीकल्चर और पेस्टोरल, जिसमें पेस्टोरल में आप अपने एनिमल्स के साथ, लाइव स्टॉक के साथ जो है यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, वो आपका मेन एसेट होता है। आपके पास में काउज होती हैं, बफेलोज होते हैं, बुल्स होते हैं, गोट्स होती हैं, शीप्स होती हैं, ठीक है, वो सब कुछ पोल्ट्री वाली चीज़ें भी होती हैं उसमें, राइट। तो इन सर्च ऑफ पेस्चर्स, उनको पेस्चर्स के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं आप। तो उसी पेस्चर से वर्ड आया पेस्टोरल लाइफ, ठीक है। तो उसमें जो है कैटल का मेन रोल है। तो कैटल आपका अगर मेन एसेट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्डिंगें तो है नहीं बड़ी बड़ी, कोई बड़े बड़े शहर तो है नहीं है, ठीक है। अभी जो है पेस्टोरल लाइफ ज़्यादा होगी तो आपके पास पे जो मेन एसेट आपका है, आपकी जो है वो लाइव स्टॉक है, एनिमल्स आपके हैं। तो एनिमल्स को कोई चुराए ना, उसकी चोरी होती है, कोई चुरा लेता है, उस पर कोई अटैक करता है, तो उसी के लिए मेन फाइट होती हैं, ठीक है। तो ऋग वैदिक टाइम में क्या था कि कैटल का बहुत इम्पोर्टेंस था, काऊ का, बुल का और हॉर्स का, इनका बहुत इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो हॉर्स को यूज़ भी करेंगे आप रथ के लिए, चैरियट्स के लिए, मूवमेंट के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ठीक है। अब इतना इम्पोर्टेंस था इसमें काउस का इस एज में कि काउ जो बैटल फॉर काउस है, बिल्कुल कोई काउस चुरा के ले जाए, उनके लिए जो बैटल्स होती हैं, कोई काउ चुरा के ले भी गया तो उसके लिए बैटल जो हो रही है उसको बोलते हैं गविष्टि, गऊ के लिए जो लड़ाई हो रही है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि उस टाइम पे लोग नॉनवेज नहीं खाया करते थे, ऋग्वेद में भी लोग नॉनवेज खाया करते थे, इसके प्रूफ हैं अपने पास में, लेकिन काऊ कभी नहीं खाई गई है। काऊ को बोला गया अघन्या, जिसका वध ना किया जा सके, जिसका वध नहीं करना है, अघन्या, जिसको वध नहीं करना है, ठीक है। अब काऊ के ये भी रेफरेंसेस हैं वेदों में कि राजा जो है आपको अप टू कैपिटल पनिशमेंट दे सकता, सजाए मौत दे देगा अगर आपने काऊ को मारा, काऊ की हत्या की, काऊ को मारा तो आपने उसका मीट नहीं खा सकते आप, उसे नहीं मार सकते आप। जिसको आप बोल ही रहे हैं अघन्या, जिसको नहीं मार सकते हैं तो उसे खा कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी जैसे एनिमल्स जैसे गोट्स होती हैं, शीप होती हैं, पोल्ट्री की जो चीज़ें होती हैं, उन्हें पहले भी खाते थे, अब भी लोग खाते हैं, काफ़ी कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो पहले भी ऐसे था, कुछ लोग खाया करते थे, कुछ लोग मीट नहीं खाया करते थे, लेकिन काऊ का उस टाइम पे मारना जो था बिल्कुल बैन था, ठीक है। काऊ की पूजा होती है, काऊ से ही सब कुछ चलता है, पूरा कल्चर जो हो रहा काऊ से चलता था उस टाइम पे, ऋग्वेद के टाइम पे, वैदिक टाइम में पर्टिकुलरली। जैसे ना
आपने डेकॉइटी की किसी जगह पे, किसी ने डेकॉइटी की, रॉबरी की, चोरी की, गलत काम किया, रेप किया, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट किसी पे किया, उसके साथ साथ काऊ को मारा, गाय को मारा, तो इन सब के लिए सेम सज़ा थी, वो थी आपको मार दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे चोरी के लिए एक सज़ा ये भी थी, छोटी चोरी है तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें किसी का मर्डर हो गया साथ में उसमें, तो उसमें सजाए मौत मिलेगी। तो काऊ को मारने का भी सेम बिल्कुल यही पनिशमेंट था, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि वेदों के टाइम में काउस को मारते थे वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये सब कहानियाँ बाद में फैलाई गई हैं, कहीं आप ये दिखाओ कहीं लिखा हो तो कि काऊ को मारे खाते थे वो, ठीक है। हाँ जी, अघन्या, नॉट टू बी किल्ड, काऊ को 170 टाइम यानी गौ को 170 टाइम मेंशन किया गया ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। काऊ के बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट एनिमल है वो हॉर्स है, अश्व, अश्व को 210 बार मेंशन किया गया ऋग्वेद के अंदर। इन पे कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जिस वर्ड से डॉटर वर्ड आया, दुहित्री, गाय का दूध दोहने वाली, दुहित्री, ठीक है, तो होगी बेटी, बेटी को बोलते हैं दुहित्री, छोटी बेटी, ठीक है। तो वो गाय का दूध दोहेगी। वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के बाद जो सबसे ज़्यादा क्लोज है ह्यूमन इमोशंस के, हालांकि सब एनिमल्स में इमोशंस होते हैं, बर्ड्स में इमोशन भी होते हैं, लेकिन जो मोर क्लोज, मैक्सिमम जो क्लोज है ह्यूमन बींग्स के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो काऊ को माना जाता है। तो छोटे बच्चे को देख के काऊ जो है उससे वैसे ही इमोशंस आते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स को आते हैं वो, ठीक है। तो दुहित्री वर्ड से डॉटर वर्ड भी बना है, ठीक है। दुहित्री वॉज अ मिल्कर ऑफ द काऊ, यानी बेटी। फिर अब ये हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हमने बात ये भी की है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। अब एग्रीकल्चर होगा तो अनाज भी उगाएंगे, मिलेट्स भी उगाएंगे। तो उस टाइम पे जो मेन मेंशन है 10 तरह के मिलेट्स एंड ग्रेन्स मेंशन है अपने, हम बोलते भी है ना आजकल हम जब दान पुण्य करते हैं तो कई बार कहते हैं ना 10 नाजा, सतनाजा, पचनाजा, यानी 5 तरह के अनाज पचनाजा, 7 तरह के अनाज सतनाजा और 10 तरह के अनाज 10 नाजा, कि आपने ये दान करने हैं। तो ये सिस्टम था पहले ये, कि जो भी आप उगा रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है आप दान करेंगे, डोनेट करेंगे। तो 10 नाजा का बहुत रिवाज रहा है, सतनाजा का बहुत रिवाज रहा है, ठीक है। तो पहले आपका खेत का साइज़ काफ़ी बड़ा था, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स उगाते थे आप, उसको स्टोर करते थे आप। तो जो आपने स्टोर किया, जो आपने उगाया, जो आपने प्रोड्यूस किया, उसको आप दान भी करेंगे। तो 10 तरह के अनाजों का जिक्र किया गया है, जिसमें वीट भी है, जिसमें राइस भी है, जिसमें जौ भी है, ठीक है। जौ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको मतलब बारले, तो बारले वगैरह यव, तो यव को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी भी कभी आप देखें तो नवरात्रों में आपने देखा होगा दुर्गा माता जी के आगे जो एक प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाते हैं, तो उस पर जौ लगाते हैं। तो 10 दिन जब पूरे हो जाते हैं, नवरात्रों के 9 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जौ का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो सीड से फिर वो स्मॉल सा प्लांट सब नष्ट हो जाता है उसका, ठीक है, थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हो जाता है जौ, फिर उसे आप प्रवाहित कर देते हैं। तो जौ का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है ऋग्वैदिक एज में, राइट। फिर जो इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं हम मेटल्स को, तो फिलहाल ऋग्वेद में जो है अभी तक प्रूफ नहीं था, एक प्रूफ आया है लेकिन बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। अभी इस टाइम पे मेन यूज़ जो हो रहा है कॉपर का और आयरन का थोड़ा सा लेटर ऋग्वैदिक स्टेज में आना शुरू हुआ है। मेनली पहले कॉपर का यूज़ था, उसको कॉपर बोलते थे अयस। अब जो आयरन हमारे ब्लैक रंग का होता है तो उसका नाम था श्याम अयस और कृष्ण अयस। कृष्ण या श्याम मीनिंग होता है ब्लैक, तो कृष्ण अयस बोल दो या श्याम अयस बोल दो, वो लोहे का नाम होगा वो। तो जो हमें ओल्डेस्ट साइन मिला है, जो आपकी NCERT बुक में लिखा हुआ है, वो है अतरंजी खेड़ा। अराउंड 1000 BC के आसपास हमें साइंस मिले हैं अतरंजी खेड़ा से इसके आयरन के। बट अब वो जो आपकी NCERT में कुछ जगह नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि NCERT जो है पुराने वाली रिवाइज नहीं हुई है। एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र यूपी में, तो वहाँ पे राजा नल का टीला एक जगह है, वहाँ से
इससे ही पुराना जो है आपको साइन मिले हैं आयरन के यूज़ के। पहले हमें था कि अराउंड 1000 ईयर्स BC वो ओल्डेस्ट है, अब है कि वो उससे ही 400-500 साल पीछे का टाइम है वो। ठीक है, अब प्राइवेट ओनरशिप लैंड की नहीं है। आप कहोगे ना लोग कम थे, जगह बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लैंड ज़्यादा है, लैंड की उतनी वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, तो जो जहाँ खेती कर रहा है बढ़िया है, तो कोई क्लेम नहीं कर रहा है उस पर कोई भी कि ये मेरी ज़मीन और तेरी ज़मीन है, उस पर कोई झगड़े नहीं है। कोई हमारे पहले कोई सिस्टम कागजौल थे नहीं, कोई भी रजिस्ट्री करा रखी है आपने अपने नाम से, तो जिसने जो गवाही दी कि हाँ ये बंदा यहाँ खेती करता है तो वो उसकी जगह होगी। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। आप आज यहाँ खेती करते हैं, कल वहाँ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को तो किंग जो है वो प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि खेती से बाद में टैक्स आना शुरू होगा। जब किंगशिप प्रॉपर टैक्स बेस्ड आएगी तो उसे किंग प्रमोट करेंगे। ये तो अब जाके ज़मीनों की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। ठीक है, ये सिस्टम है भी सही ना। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब वो कम होती जाती है उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं। डायमंड की बहुत वैल्यू है क्योंकि कम है, पानी की वैल्यू नहीं है तो ज़्यादा। पानी की वैल्यू उन कंट्री में आप जाके देखिए जहाँ पानी नहीं मिलता, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो जहाँ पानी अबंडेंस है वहाँ पानी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, एनीवे फिर गौ से ही गवयुति। अगर आपने डिस्टेंस मेज़र करना है, जैसे आजकल हम किलोमीटर माइल्स कहते हैं, पहले बीच मेडिवल एज में हम कोस भी बोलते थे। ठीक है, मेडिवल एज में, लेटर एंशिएंट टाइम में, तो उससे पहले जो वैदिक टाइम है उस टाइम पे गवयुति जो नाम था वो मेज़रमेंट का था। वो डिफरेंट टाइप की मेज़रमेंट उसमें हो रही है। ठीक है, जैसे मीटर भी होते हैं, सेंटीमीटर भी होते हैं ना, तो वैसे ही मेज़रमेंट जो हम कर रहे हैं गवयुति वो मेज़रमेंट, डिस्टेंस का मेज़रमेंट था। फिर गोधूली, गोधूली वेला, जब गौ चलती है ना, तो धूल उड़ती है ना वो, तो गोधूली वेला कहते हैं उस चीज़ को हम, सुबह और शाम वाले टाइम को। वैसे तो यहाँ मैंने वैसे एग्जांपल दिया, वैसे गोधूली जो था वो मेज़रमेंट ऑफ टाइम का था, वो कि टाइम को आपने बताना है तो गोधूली के इस रेफरेंस से होगा। वो जो उस टाइम फिजिशियन थे जो इलाज करते थे, डॉक्टर जो थे, उनका नाम था, उनको बोलते थे भीषक। भीषक जो थे वो वैद्य हुआ करते थे वो। ये सारे उस टाइम के कुछ बर्तन जो हैं उनके रिमेन्स मिले हैं, कुछ लाल रंग के रेड वेयर्स भी हैं, मेनली ग्रे वेयर्स हैं। इन ग्रे वेयर्स के ऊपर ये पेंट किए हुए ना, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए हुए हैं ये। ठीक है, ये बाउल मिले हैं, इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आजकल देखते हैं मटकों पे पैटर्न बन जाते हैं डिफरेंट टाइप से, तो डिफरेंट टाइप के बर्तन थे, डिफरेंट कलर के थे, लेकिन जो पेंटेड ग्रे वेयर जो था वो डोमिनेंस में था। इसलिए जो लेटर पार्ट है वैदिक फेज का और लेटर वैदिक फेज जो है उसे हम बोलते हैं एज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, क्योंकि वो हमें मैक्सिमम मिले हैं। वो एबंडेंस में थे, बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे वो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कोई और रंग के बर्तन थे नहीं। देखो आपके सामने है रेड वेयर्स जो मिले हैं उस टाइम के। अब रिलीजन की बात हम करें तो वो किन गॉड गॉडेसेस को मानते थे, तो उस टाइम जो अर्ली वैदिक एज है उस टाइम जो बेसिस ऑफ रिलीजन था वो वर्शिप ऑफ नेचर है। ठीक है, आप नेचर को वर्शिप कर रहे हैं। इस टाइम पे कोई बिग टेम्पल्स का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, टेम्पल्स में मूर्तियों वाला कंसेप्ट नहीं था अभी फ़िलहाल। तो वो हवा को देवता मानते हैं, आग को देवता मानते हैं, बारिश उनको देवता मानते हैं, पानी को देवता मानते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ राइट। अब जैसे जो मोस्ट फेमस गॉड थे ऋग्वेद के अंदर वो इंद्र थे। इंद्र, उनको 250 टाइम जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया इंद्र को। वो स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं वो इंद्र। ठीक है, देवराज इंद्र बोलते हैं उनको, तो उन्होंने 250 टाइम मेंशन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। अब इंद्र कौन थे? इंद्र के हाथ में वज्र है। ठीक है, अच्छा, इंद्र वज्र मीन थंडरबोल्ट राइट, जिससे वो राक्षसों को मारते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वर्ल्ड के लोगों को समझाने लायक चीज़ भी है कि हमारे यहाँ पे अपनी बॉडी को डोनेट करने का सिस्टम बहुत पुराना है। ठीक है,
जो आजकल होता है ना कि हम अपनी बॉडी डोनेट कर देंगे, हमारे मरने के बाद अपने रिश्तेदारों को बोल देते हैं कि मरने के बाद हमारी बॉडी को डोनेट कर दिया जाए। तो ये सिस्टम हमारा पता नहीं कब से चलता आ रहा है, ये बहुत बड़ा दान है ये। तो किसी राक्षस का वध नहीं हो रहा था इंद्र से, तो उन्हें कहा गया कि महर्षि दधीची हैं, तो अगर उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए, उनकी बोन से, तो राक्षस का वध हो जाएगा वो। तो वो बड़े तगड़े तपस्वी थे दधीची जी। तो उनके पास में गए इंद्र, उनसे प्रार्थना की, मुश्किल काम था। दधीची ने बिना कुछ सोचे कहा कि मैं अपनी हड्डियां देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने अपनी समाधि लगाई, उनका आत्मा निकल गई, बॉडी रह गई। तो बॉडी से जो हड्डियां निकल, जो वज्र बनाया गया उस चीज़ का, तो उस वज्र से उन्हें फिर राक्षसों का संहार किया था। तो ये बॉडी के डोनेशन की परंपरा, ट्रेडिशन बहुत पुराना है अपना कंट्री में। ठीक है, किसी की कोई चीज़ काम आ जाए आपकी, इससे बड़ी कोई चीज़, इसकी बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। एनीवे, अब इंद्र क्या करते थे? इंद्र जो है वो बारिश करते हैं। अभी भी कहते हैं ना कि जब बारिश ना आए, कहते इंद्र देवता नाराज़ हो गए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं इंद्र देवता नाराज़ हो गए हैं उसमें। यानी जो बारिश लाने के देवता हैं वो इंद्र देवता हैं। पहले इरिगेशन वाला कंसेप्ट था नहीं, सब कुछ जो डिपेंड था किस पे था? बारिश पे। ठीक है, अब आप कच्चे मकान में रहते हैं, मिट्टी वाले मकान में रहते हैं, बारिश जो है आपका घर ख़त्म कर देगी। अगर आपका कोई फोर्ट है, फोर्टिफाइड एरिया है जिसमें वॉल कोई है, अंदर कोई आपके वीआईपी लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, किंग रहते हैं, मंत्री वगैरह रहते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उस जगह पे, तो वो भी जो है फोर्ट बारिश से ख़त्म हो सकता है। इसलिए इंद्र का एक और नाम था पुरंदर। पुरंदर मीन ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, जो फोर्ट्स को तोड़ देता है। ठीक, तोड़ें किस चीज़ से? बारिश से। जब बहुत बारिश आई, घर टूट जाएंगे, किले टूट जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि वो मड के बने हुए हैं। ठीक है, एक बार आपने पत्थरों के महल बनाने शुरू कर दिए, वो तो टूटेंगे नहीं, तो फिर वो इंद्र जी का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, फिर आप सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं शायद डर से पूजा होती थी वो, राइट। वो नेचर वर्शिप स्टार्टिंग में है। उसके बाद में एक वो गॉड हैं जिनका इम्पोर्टेंस आज तक चल रहा है, वो है अग्नि। सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है इंद्र जी का नाम, उसके बाद में अग्नि है। अग्नि अब क्या है? वो इंटरमीडिएरी है बेसिकली। तो आप जो भी पूजा करते हैं, हवन जब करते हैं, तो जो भी आप देवताओं को समर्पित कर रहे हैं वो अग्नि के थ्रू देवताओं को पहुंच रहा है। जैसे लास्ट में आप स्वाहा बोल देते हैं, तो कुछ चीज़ समर्पित की है आपने आग को। जो आप मंत्र बोल रहे हैं, कुछ उसमें डाल रहे हैं अग्नि में, तो फिर अग्नि जो है आपकी उस डोनेशन को, उस बलि को, उस भेंट को वो देवता तक पहुंचा रही है, आपके मंत्रों को पहुंचा रही देवता तक। तो वो इंटरमीडिएट बीच में जो चीज़ होगी देवता और आपके बीच में, वो अग्नि हो गई। वो एक साधन बन जाएगा वो आपके मंत्रों को ऊपर देवता तक पहुंचाने का, गॉड गॉडेस तक पहुंचाने का। ठीक है, तो ही वॉज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। अग्नि इज मैंशनड 200 टाइम्स इन ऋग्वेद। फिर एक वरुण है। वरुण जो है गॉड ऑफ वाटर भी हैं, गॉड ऑफ रित भी हैं। रित क्या होता है? मोरलिटी, एथिक्स। की सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो आपको एक प्रॉपर मोरल, एक एथिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल रेगुलेशन भी हैं। ठीक है, उसी से बैलेंस बनेगा। अगर आप बुरे काम करना शुरू कर देंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा उस चीज़ से। तो अगर आप बुरे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, तो फिर वरुण देवता नाराज होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि वो देवता ही मोरलिटी और एथिक्स के हैं, मॉरल ऑर्डर के हैं, और साथ में वो पानी के देवता भी हैं। ठीक है, फिर एक पुशान गॉड हैं जिनका जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। वो लॉर्ड ऑफ जंगल हैं ऋग्वेद में, और वो गार्डियन ऑफ लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। जो जितने पशु हैं, एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक जो जितना भी है, पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी हैं, उनको गार्ड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, लॉर्ड पुशान। ठीक है, फिर लॉर्ड सोम है, सोम देवता, ये किंग ऑफ गॉड हैं कहते हैं इनको। एंड ये बाद में एक ड्रिंक का नाम ही पड़ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये शराब नहीं है, राइट। ये शराब नहीं है, इसको आप लोग, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, बड़ा गलत करते हैं। सोम रस कोई शराब नहीं होता। आपको लगता है जो देवता है हमारे शराब पियेंगे? कुछ आपको ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, सोम रस जो है, जो आप जैसे अभी भी आप जैसे देखें तो जब पूजा पाठ होती है तो उस टाइम पास पे अपने आप रखते हैं पानी। वाटर की इम्पोर्टेंस है, वाटर एनर्जी कैच करता है।
ठीक है। तो जो कुछ भी आप मंत्र बोल रहे हैं, जो आपके विचार उस टाइम पे हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ चल रहा है, उस सारी एनर्जी को जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर आपने पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया, एनर्जी बहुत अच्छी उसमें आई, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हवन किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया आपने, ठीक है, जो बड़े सेक्रीफाइस मतलब कि जो हो रहे हैं, बड़े बड़े हवन जो हो रहे हैं, तो उस टाइम उस हवन के ख़त्म होने के बाद में तो जो वो पानी रखा हुआ है, जो जल है, वो उसका आप पान कर रहे हैं, वो सोम है, वो सोम रस है, ठीक है, वो एक अलग ड्रिंक है वो, ठीक है, पानी। अभी आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनको ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो 10 गुरु हैं, जो 9 गुरु हैं हमारे, वो कभी ना कभी उनमें से कोई ना कोई गुरु जी जो हैं वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए गए थे, या कुछ टाइम रहे वहाँ पे, या बैठे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ प्रवचन दी है अपने, ठीक है। तो जो उनकी पवित्र एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी है, वो वहीं पे है, ठीक है। तो उनको उस गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि वहाँ पे टैंक बने होते हैं, पानी वाले टैंक्स होते हैं, ठीक है। तो टैंक जो पानी जो होता है, वो पानी कॉमन पानी नहीं है, वो अब जल बन गया है, वो अमृत बन गया किस्म से अब वो, ठीक है। तो वो जो जगह यहाँ पे आप स्नान करते हैं खास ओकेशंस पे, उस पानी को आप पीते हैं, वो जल पीते हैं अब आपको, वो कॉमन जल से, ऑर्डिनरी से, वो बड़ा कमाल का एनर्जाइज्ड जल बन गया वो, क्योंकि वहाँ एनर्जी बहुत अच्छी है उस जगह पे वो, ठीक है। 24 घंटे वहाँ पाठ होता है उस एरिया में, इतनी पॉजिटिविटी है उस जगह पे। तो वो जो जल है, पानी जो है, उसको एब्जॉर्ब करता है वो। तो वो कंसेप्ट था, ना कि सोमरस। जैसे अब यहाँ पे सोमरस है तो बोले सोमरस में शराब, सोमरस शराब नहीं होती है वो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, राइट। देन इसके बाद आएगा लेटर वैदिक एज। अच्छा, इसमें ना एक देवता और भी है, रुद्र। रुद्र, ठीक है। जो रुद्र देव थे, कहते हैं कि वो आर्चर गॉड थे, उनके पास बो एरो था, तीर कमान थे उनके पास में, ठीक है। अब वो माउंटेन्स में रहते थे, राइट। अब वो कहते हैं कि वो उनकी पूजा लोग इसलिए करते थे ताकि कोई डिसीज़ ना आए, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप के डिसीज़ होते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया, या बाकी बीमारियां जो होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं, एपिडेमिक्स जो होते हैं, महामारियां जो होती हैं, वो ना आए। तो रुद्र जी की पूजा होती थी ताकि वो उनसे बचे रहें वो। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, अगर रुद्र को नाराज़ कर दिया आपने, तो आपके यहाँ पे बीमारियाँ आ सकती हैं, एपिडेमिक्स आ सकते हैं, ठीक है। अश्विन थे, अश्विन कुमार जो बोलते हैं हम, अश्विन कुमार अब कौन है? जो भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं, अश्विन कुमार। तो वो कौन थे? वो किससे गॉड थे? वो मेडिसिन्स के गॉड थे, वो बीमारियां ठीक करते थे वो, ठीक है। हीलर्स ऑफ डिसीजेस थे, ठीक है। सर्जरी के एक्सपर्ट्स थे, राइट। अब ऐसा अगर है तो अपने महाभारत अगर पढ़ी है या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है महाभारत की, तो जो पांडु के 5 पुत्र थे, जो 5 पांडव थे, उनमें 3 बेटे थे कुंती के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और 2 बेटे थे माद्री के, ठीक है, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, अर्जुन इंद्र के रूप थे, ठीक है, बेटे थे शायद। जैसे उनका जो भीम है, उनको पवन पुत्र कहा जाता है, राइट। ऐसे नकुल और सहदेव जो थे वो अश्विन कुमार थे, ठीक है। तो वो बड़े माने हुए वैद्य थे, नकुल सहदेव। जब कर्ण से सूर्य भगवान ने इंद्र भगवान ने कुंडल मांग लिए थे, कुंडल और कवच, तो कवच उनकी बॉडी के साथ अटैच था। तो जब उन्होंने कवच को निकाल दिया तो उनका पूरा जो बॉडी जो है वो तो मरने वाले ही हो गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो उनको इलाज जो उस टाइम पे लड़ाई से पहले वो भी इलाज जो किया था, वो भी अश्विन कुमार जी, नकुल और सहदेव ने उनका इलाज किया था, लेप लगाया था, जिससे वो ठीक हुए थे वो, ठीक है। तो अश्विन कुमार, रुद्र, ये इनके अलावा हो गए। अब ये वाला पोर्शन अपना खत्म हो गया, ऋग वैदिक पीरियड वाला। नेक्स्ट हमारा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, जो 900 to 600 BC का टाइम है। इसमें बाकी 3 वेद आए हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो वही
जो लेटर ऋग्वैदिक एज में था वो उस पूरे लेटर वैदिक एज में है। पेंटेड ग्रे वेयर जो मैंने अभी दिखाए हैं अभी आपको, तो पेंटेड ग्रे वेयर जो थे मैक्सिमम थे, बाकी वेयर्स भी थे, डिफरेंट डिफरेंट रेड वेयर्स थे, ब्लैक वेयर्स थे, ये पेंटेड ग्रे वेयर्स जो थे वो मैक्सिमम थे। ठीक है, देन अब जो एरिया है, हमने ऋग्वेद में हमने मेंशन किया था कि गंगा जी वॉज मैंशनड ओनली वंस, गंगा जी हैज़ बीन मैंशन ओनली वंस और ट्वाइस मैक्सिमम। ठीक है, नदी सूक्त के अंदर, यानी गंगा जी तक का उनका एरिया था। ठीक है, अब जो है वो उनका एक्सपेंशन हो रहा है इस एज में, अब वो ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो अब सारा जंगलों वाला एरिया है। पहले तो प्लेन्स में जंगल थे, अब तो जंगल ओनली फॉरेस्ट पे, जो फॉरेस्ट है ओनली माउंटेन्स में रह गए ना, बाकी पार्ट जंगल साफ, हमने इस पर खेती बाड़ी कर दी प्लेन्स में। तो अब वो पूरे जंगलों को साफ करते हुए जाना। ठीक है, तो अब वो जा रहे हैं गंजेटिक प्लेन्स में आगे की ओर, गंगा जी से आगे, यानी सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार तक जा रहे हैं आप, झारखंड के बॉर्डर तक। तो अब जो है नए नए किंगडम्स आगे सामने आएंगे, कौशल, काशी, विदेह, ये 3 नए किंगडम मेंशन है। विदेह का बड़ा माना हुआ किंगडम था, जहाँ के राजा जनक थे। ठीक है, अगर विदेह को आजकल हम देखें तो बिहार का पार्ट, नदर्न बिहार और कुछ पार्ट नेपाल का, वो विदेह वाला एरिया हो गया। इसलिए माता सीता को बोलते भी है ना, सीता जी को वैदेही। ठीक है, बाद में इस पार्ट का नाम था मिथिला, इसलिए माता जी को बोलते भी है ना मैथिली। ठीक है, सीता क्यों बोलते हैं, वो कहानी जो जनक जी की है कि जनक जब हल चला रहे थे, अब हल चलाते हुए एक जो उनको बर्तन पे उनका हल लगा, तो वहाँ सीता माता प्रकट वहाँ से हुई थी वो। ठीक है, तो सीता किसको बोलते हैं, सीता बोलते हैं फरोज को। जो आप हल चलाते हैं तो जो जिस जगह पे हल चल रहा है वहाँ फरोज नहीं बन जाते हैं, खड्डे से नहीं बनते जाते हैं, ग्रूव्स बन जाते हैं जो, तो उनको हम बोलते हैं सीता। ठीक है, शायद हल को सेरी या सीरी बोलते हैं उस जगह पे पुराने टाइम पे, राइट। अब तो वो जो हल वाला है, हल का जो है इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है, क्योंकि हल चलाने से ही तो आपके एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन होगी, क्योंकि सोसाइटी जो है अब चेंज हो रही है, अब वो पेस्टोरल से मेनली एग्रीकल्चर तरफ भी जा रही हैं। ठीक है, तो एक कथा भी है विदेह माधव की, शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आई है, एक कहानी है विदेह माधव की, जिसमें एक्सपेंशन है कि इस पूरे एरिया में जो है कैसे जंगल ख़त्म किए गए, आग लगी, और वो जो एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा जो है गंडक यानी सदा नीरा रिवर, यानी आजकल की गंडक रिवर तक वो एक्सपेंड हो गया एरिया। वो विदेह माधव कहते हैं उस कहानी को, जो शतपथ ब्राह्मण में आती है। ठीक है, स्टोरी ऑफ विदेह माधव इन शतपथ ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद, हु केप्ट ऑन क्लियरिंग द लैंड टिल सदा नीरा रिवर इन द ईस्ट। ठीक है, अब लैंड को क्लियर करना, उस पर खेती करना, तो क्लियर करने के लिए, तेज़ी से क्लियर करने के लिए आपके पास में अब कॉपर से अच्छा मेटल चाहिए, वो है आयरन। ठीक है, तो अब आयरन स्लोसो जो है उसका यूज़ होना बढ़ गया था इस टाइम तक, लेटर वैदिक एज में, यानी 900 to 600। फिर वही आयरन यूज़ हो रहा है आपका अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भी, फिर वही आयरन यूज़ हो रहा है आपका प्लोज के लिए, यानी हल के लिए भी। ठीक है, तो आयरन जो है वो इन कंपैरिजन टू कॉपर मोर इफेक्टिव है हल चलाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, जंगल काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए। ठीक है, तो उसका फिर यूज़ अब बढ़ता जाएगा। हाँ जी, अब मगध जो है इस टाइम तक जो है अभी पिक्चर में कम है, क्योंकि जब मगध के लोगों को बोलते थे ये कि वो व्रत्याज हैं। व्रत्याज मीन जिनको आप त्याग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वैदिक लैंग्वेज संस्कृत नहीं बोलते हैं, वो वैदिक कल्चर फॉलो नहीं करते हैं, वैदिक कस्टम ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग टाइप के लोग हैं जिनकी स्किन का कलर भी आपसे डिफरेंट है। ठीक है, राइट, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आप नहीं खा सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है मगध का जो एरिया था बिहार के साउथ, यानी आजकल का झारखंड का मेनली एरिया और कुछ हिस्सा बिहार का भी, राइट, तो वो मगध का एरिया हो गया, जहाँ पर मैक्सिमम आयरन मिलता था, मिलता है आज भी झारखंड में। ठीक है, इसीलिए तो आयरन की प्रेजेंस बाद में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगी इंडिया का पहला एम्पायर बनने में मगध के लिए। तो पहला एम्पायर मगध से बना हमारा एम्पायर। ठीक है, एम्परर, एम्पायर, साम्राज्य, सम्राट वाली जो कहानियाँ हैं,
ठीक है, चलिए। हाँ, अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ विदेह की, मिथिला किंगडम की, राजा जनक की। राजा जनक जो थे बड़े माने हुए खुद फिलोसफर भी थे, बड़े कमाल के किंग थे, डिप्लोमेट थे, ठीक है, एक बेनिवोलेंट किंग थे, राइट, जिनमें कंपैशन होता है अपनी प्रजा के लिए, ठीक है। इन्हीं की पुत्री का नाम था सीता जी। तो ये खुद फिलोसफर थे, तो टाइम टाइम पे इनके यहाँ पे जो है शास्त्र ना, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रार्थ की डिबेट्स, रिलीजियस डिस्कोर्सेज, वो डिबेट्स होती रहती थी यहाँ पे, जिसमें उस टाइम के मानव ऋषि मुनि जो थे, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उसमें पार्टिसिपेट करते थे वो, ठीक है। तो वो हमें एक और चीज़ रिफ्लेक्ट करता है इस एज की, कि इस टाइम पे भी वीमेन को रिलीजियस डिस्कोर्सेज में डिबेट करने के लिए प्रमोट किया जाता था, और वो करते थे, वो उसको सोसाइटी बुरा नहीं माना जाता था, ठीक है। इक्वालिटी वाला कंसेप्ट अभी भी चल रहा है लेटर वैदिक एज के अंदर पे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एंड में जाके डिस्टोर्शन शुरू हो जाएंगे लेटर वैदिक एज के एंड में। तो ये देख लीजिए, काशी यानी आजकल का ईस्टर्न यूपी का एरिया, साउथ ईस्टर्न यूपी, ये नॉर्थ ईस्टर्न यूपी कौशल का एरिया, और कुछ पार्ट बिहार का भी आएगा, फिर ये विदेह का पार्ट ये वाला है। तो अब एक्सपेंशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर हो रहा है, वो लेटर वैदिक पेज में, वो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, ठीक है। अब एरिया बढ़ रहे हैं, जब एरिया बढ़ेगा तो सोसाइटी, अब वो एरिया बढ़ेगा तो आप फिर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आपको अब रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा एक जगह पे। अगर आपका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, और जो इम्पोर्टेंस कम हो रहा है पेस्टोरलिज्म का, तो क्या टिक के रहेंगे, या विलेजेस आएंगे, बनेंगे उसमें अब आपके पास पे, ठीक है। अब सोसाइटी चेंज हो रही है पेस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी की ओर, ट्राइबल सोसाइटी से सेटलमेंट की ओर, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या आएगा, और जब एरिया बड़ा होता है तो जो किंग है, तो किंग अब जो है वो सभा समिति और विदत की मीटिंग नहीं जल्दी बुला सकता, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। उस टाइम ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स जो थे इतने एडवांस थे नहीं, पहले सबको इन्फॉर्म करो, मुनादी कराओ, फिर वो आएंगे, मीटिंग होगी, फिर किसी बात पे फैसला होगा, ये बड़ा टीडियस सा काम हो गया। तो इससे क्या होगा, जो ये असेंबलीज थी अपनी सभा समिति, वैसे अर्ली वैदिक एज में कहा भी गया है ऋग्वेद में कि जो सभा और समिति हैं, भगवान प्रजापति की दो बेटियां हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी, राइट। चलिए, एनीवे, सभा समिति और विदत जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अब उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, विदत तो गायब ही हो गई। विदत पहले ओल्डेस्ट असेंबली थी, जिसमें एल्डर्स एंड कॉमन लोग इकट्ठे थे, ठीक है। विदत जो ओल्डेस्ट असेंबली थी, जो बाद में उसी से निकले, बाद में निकलती कि असेंबली समिति भी और सभा भी बातें बनी है उससे। तो विदत तो इस टाइम पे डिसअपियर होगी, गायब हो गई। सभा एंड समिति बच गए, बट उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। किंग की पोस्ट अब हेडिटरी हो गई, कि किंग का बेटा किंग बनेगा, यानी मोनार्की शुरू हो गई अब वो। नाउ किंग वॉज नॉट इलेक्टेड, अब उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है, अब उसका सिलेक्शन हो रहा है कि मैं किंग हूँ, मेरा बेटा किंग बनेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मोनार्की, राइट। अब उसके बाद में पहले किंग को मिलती थी बलि। बलि मीन आपको गिफ्ट मिलते थे कि आप किंग हैं, अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, आप जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो आपको हम ये कुछ बलि दे रहे हैं, यानी गिफ्ट दे रहे हैं। अब लेटर वैदिक एज में जो बलि है वो टैक्स बन जाएगा, कि मैं किंग हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, पूरा राज्य संभाल रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए चाहिए पैसा, तो अब मैं आपसे पैसा लूँगा, यानी टैक्स लूँगा, ठीक है। टैक्स पैसे की फॉर्म में हो चाहे अनाज की फॉर्म में, वो अलग इशू है वो, क्योंकि इस टाइम तक कहते हैं फ़िलहाल जो है अभी बार्टर सिस्टम मेन था, ठीक है। अभी हमें कुछ करेंसी का जिक्र तो हुआ है, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है उसका प्रूफ कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो करेंसी थी। हमें बात तो मिली है निष्क और शतमान, ये दो वर्ड मिले हैं जो एक्सचेंज होते थे, निष्क और शतमान। कुछ लोग बोलते हैं कि ये करेंसी थी, गोल्ड कॉइन्स थे, कुछ बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं है ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल कि जिस पे आपने कुछ मार्क कर का पंच किया, उसके ऊपर कोई चीज़ बनाई हो, यूनिफॉर्मिटी में वो सिक्के चल रहे हो पूरी एरिया के अंदर, ऐसा कुछ नहीं मिला हमें वो निष्क और शतमान। तो टैक्स आ रहा है, टैक्स काइंड में भी आएगा, कुछ मेटल्स के अंदर भी टैक्स आपका आएगा जो उस टाइम चलते होंगे, ठीक है। तो वो बलि हो गया। बलि पहले क्या था? बलि पहले था गिफ्ट,
अब बली हो गया हमारा टैक्स, क्योंकि एरिया बड़ा होता है ना, और जितना एरिया बड़ा होगा तो अब आपको उसको संभालने के लिए अब सभा समिति विदित नहीं है, तो उसके लिए अब चाहिए आपको मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की अब इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। राइट? अभी स्लो बड़ी आर्मी बननी शुरू हुई, रेगुलर आर्मी कि टाइम पे आप सर्विस देंगे आप किंग को, ठीक है। अभी भी जो है बड़ी आर्मी परमानेंट रखने वाली, जिसको आप हर महीने या हर साल सैलरी दें, वो अभी कंसेप्ट नहीं आया, ठीक है। रेफरेंसेस किन किन मिनिस्टर्स के, किन ऑफिशियल्स के हैं, जैसे जो किंग को हेल्प करते हैं जस्टिस एडमिनिस्टर करने में, पुरोहित यानी प्रीस्ट, सेनापति यानी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, सूत चैरिटियर यानी सारथी, याद आया कुछ? सूत पुत्र कर्ण, ठीक है। सूत पुत्र कर्ण मीन क्योंकि कर्ण के जो फादर थे, जिन्होंने उसको कर्ण को अडॉप्ट किया था, कर्ण को बचाया था, जब कुंती ने कर्ण को बहा दिया था तो कर्ण को उस टोकरी से निकाला था, उसको पाल पोस के बड़ा किया था। एक जो पर्सन थे उनका काम था, वो चैरिटियर थे, बेसिकली सारथी थे, रथ के सारथी, तो इसलिए कर्ण को कहा भी गया था सूत पुत्र। तो सूत हो गए चैरिटियर, ठीक है। ट्रेजरर, अब बलि जो है टैक्स बन गया, टैक्स इकट्ठा करेंगे आप, तो ट्रेजरी में आएगा ना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, उस मंत्री का नाम होगा भागदुधा, उस ऑफिसर का नाम होगा भागदुधा, और वो किसको देगा कि वो पैसे खजाने जमा कराएगा? तो ट्रेजरर कौन होगा? संग्रहता, जो संग्रह करेगा उस टैक्स का, ठीक है। क्वीन को बोलेंगे महिषी, गेम कंपेनियन अक्षवाप, ठीक है। गेम क्या? उस टाइम पासे, जो गेम कैसे अपने महाभारत में सारा प्रॉब्लम तो गेम से तो हुई है, पासों से। बोल रहे हैं इसको हम चौपड़ कहते हैं, क्या बोलते हैं? चौसर या चौपड़ कुछ बोलते हैं ना, जिसे लूडो बना बाद में। शकुनी के पास पास है ना, डाइसिस थी उसके पास, फिर शकुनी के पास भी तो डाइस का मिस यूज़ किया। तो ऐसे ही जो कुछ गेम्स थे, कुछ जुआ जो हुआ करते थे, जो डाइस जो हुआ करती थी, जो उनको मेंटेन करता है, रखता है अपने पास में, स्टोर करता है, उन्हें वो देता है खिलाड़ियों को, ठीक है। तो उसका नाम था वो अक्षवाप, गेम कंपेनियन, जो आपको चेक भी करेगा जब गेम चल रही है, ऑब्जर्व भी करेगा उस चीज़ को, ठीक है। नाउ द मिनिस्टर्स गेन इम्पोर्टेंस, मैंने बता दिया आपको ये। अब किंग को इक्वेट कर रहे हैं भगवान के साथ, ठीक है, देवराज, कि किंग जो आपका है वो लाइक देवता है, ठीक है। ऋग्वैदिक एज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि किंग को आप जो रिलेट कर रहे हैं देवताओं के साथ में, ठीक है। देन अभी मैंने ये बताया आपको, अब जब ना एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो एग्रीकल्चर के लिए जो चीज़ चाहिए आपको, पहले आपको चाहिए प्लोस चाहिए, तो प्लो में क्या रिक्वायरमेंट है? पहला आपको लकड़ी चाहिए प्लो बनाने के लिए, सेकंड क्या चाहिए आपको? लोहा, जो जिससे हल चलेगा, जो मेन पार्ट बनेगा हल का आपका, लोहे वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि हल का पूरा पार्ट जो होता है, प्लो का पूरा पार्ट तो नहीं होता वो लोहा, ऊपर से लकड़ी होती है और नीचे से लोहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको मोर एरिया कवर करना है, तो आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए आपको गाड़ियाँ चाहिए, बुलोक कार्ट्स चाहिए, ठीक है, और चैरियट्स चाहिए आपको, ठीक है, राइट। अगर आप आर्मी रख रहे हैं अपने पास, लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी, तो उसमें चैरियट्स चाहिए, चैरियट्स के लिए लकड़ी चाहिए आपको। फिर आपको एरिया क्रॉस करनी है तो बोट्स चाहिए, रिवर रास्ते में आती हैं, तो बोट्स भी किससे लकड़ी से बनती हैं अल्टीमेटली, ठीक है। महल बन रहे हैं, लकड़ी के बन रहे हैं उस टाइम पे, अभी वो बड़ा कंसेप्ट रॉक्स का नहीं आया अभी उसमें, ठीक है। तो लकड़ी वाला जो काम करता है ना, तो अब उसका जो प्रोफेशन है, उस ऑक्यूपेशन की बहुत रिस्पेक्ट थी, ठीक है। तो उसका नाम था तक्षान। तक्षान आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस संस्कृत के तक्षान वर्ड से आजकल का वर्ड बना है उर्दू का तरखान। पंजाबी में बोलते हैं ना कारपेंटर, तरखान कहते हैं, ठीक है। वो मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो उर्दू स्टार्टिंग की थी वो आदि संस्कृत से थी वो, ठीक है। तो तरखान वर्ड तक्षान से आया बेसिकली।
तो उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया तक्षान का, क्योंकि वो बोट्स, चैरियट्स, बुलक कार्ट्स, प्लोज सब बनाएगा वो। ट्रेड में बताया था कि बार्टर में था मेनली, ठीक है। निशक और शतमान, बार्टर मीन आप थिंग्स एक्सचेंज करते हैं, मैंने आपको कणक दी, आपने मुझे कुछ और सामान दे दिया, तो उसमें करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है। मैंने आपका घर बनाया, ठीक है, एज ए मैसन, एज ए मिस्त्री, ठीक है, तो आपने मुझे 2-3 गायें दे दी और मुझे कुछ जो बोरे हैं वो आपने अनाज दे दिया, वो बार्टर हो गया बेसिकली। मैंने सर्विस दी, आपने मुझे काइंड में आपने पे कर दिया, कैश में पे नहीं किया, क्योंकि उस टाइम करेंसी थी नहीं। कुछ जगह मेंशन है निष्क और शतमान, अब वो गोल्ड कॉइन्स हैं नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि बड़ी वेग सा मेंशन है ये। हाँ, श्याम अयस अतरंजी खेड़ा, इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ सारे आपको मैं, ये यूपी में एरिया है सहारनपुर के पास अतरंजी खेड़ा वाला, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। श्याम अयस में आयरन, अब वो राजा नल का टीला, इससे भी ओल्ड हो गया, इससे भी 400 साल पुराना हमें सबूत मिल गया है। राजा नल का टीला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, ठीक है। क्रॉप्स, वीट, बार्ले, राइस, अब राइस की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। राइस का बोलते थे व्रीहि, पेपर में इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे यव था ना, यव ज्यों अर्ली वैदिक एज में, अब राइस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, उसका नाम है व्रीहि बोलते हैं उसको, ठीक है। तो राइस के कुछ प्रूफ मिले हैं हमें उस टाइम की, जो पुराना राइस मिला है हस्तिनापुर से, वेस्टर्न यूपी में जगह है हस्तिनापुर, महाभारत में मेंशन भी है इसका। एज ऑफ, दिस वाज द एज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, रेड पोर्ट्री जो मैंने दिखाया था अभी आपको, ये सब हमने कवर कर लिया है। सोसाइटी, सोसाइटी वाला पार्ट और रिलीजन वाला पार्ट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी डाउट्स हों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके या यूट्यूब वाले बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।